नमस्कार दोस्तों, आज की इस एजुकेशनल वीडियो प्रेजेंटेशन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है नरेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिव्यू पार्ट 3। आज हम इंपैरेटिव सेंटेंसेस के बारे में समझने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, इंपैरेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में आदेशात्मक वाक्य बोला जाता है। और जब कभी भी किसी वाक्य के अंदर ऑर्डर, एडवाइज या रिक्वेस्ट का भाव हो, यानी आज्ञा, परामर्श या प्रार्थना का भाव हो, तो उसे इंपैरेटिव सेंटेंस बोला जाता है। इसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो हमारा कर्ता होता है, वो यू होता है। और यू प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं रहता, इनडायरेक्टली वह रहता है। इसका मतलब है कि यू छिपा रहता है। तथा वाक्य फाइनाइट वर्ब से प्रारंभ होता है। अब इसके रूल नंबर फर्स्ट को हम समझते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सैड को भाव के अनुसार हमें बदलना होता है। यदि आदेश वाला कोई भाव है रिपोर्टिंग स्पीच में तो हम ऑर्डर्ड, कमांडेड लगाते हैं। यदि एडवाइज वाला कोई भाव है तो सैड टू को बदलकर हम एडवाइज्ड या अर्ज लगा देते हैं। यदि रिक्वेस्ट वाला कोई भाव है तो हम रिक्वेस्टेड, बेगिड, इम्प्लोर्ड या अनट्रीटेड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं सैड टू के स्थान पर इनडायरेक्ट स्पीच में। अब ये कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि जी आपने ऐसे ऐसे शब्द दे दिए। दरअसल में इनमें से आप किसी भी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका मतलब लगभग एक ही होता है। जैसे आप रिक्वेस्टेड को लिख लीजिए, आग्रह करना। बेगिड का मतलब होता है याचना करना। उसी प्रकार से इम्प्लोर्ड या इंट्रीटेड का मतलब होता है विनती करना। तो कुल मिलाकर इनमें से कोई भी शब्द प्रार्थना करना के लिए यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो वो बिल्कुल एज इट इज सही माने जाते हैं। इनमें कोई भी हेजिटेशन करने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं रूल नंबर सेकंड की तरफ। रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले टू को जोड़कर इन्फिनेटिव बना दिया जाता है। तो यानी जो वर्ब है आपकी, उससे पहले आपने टू को और जोड़ देना होता है। तो आशा करता हूं इस स्क्रीन के ऊपर जो जानकारी दी गई है आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है। जैसे आप यहां पर देखेंगे, द प्रिंसिपल सेड टू मी सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। अब जब हमने इस वाक्य को इनडायरेक्ट बना दिया तो आप देखेंगे क्या क्या परिवर्तन किए। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड मी, तो आप देखेंगे सेड टू को किस में परिवर्तित कर दिया, ऑर्डर में, क्योंकि प्रधानाचार्य ने, प्रिंसिपल ने हमें क्या दिया, आदेश दिया। तो यही समझने की बात है कि जिस प्रकार का भाव इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखी हुई रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर से आता है निकल के, जिस प्रकार का भाव आता है उसी हिसाब से, उसी के अनुसार आपने सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर कोई शब्द का चुनाव करना है। जैसे यहां पर हमने ऑर्डर्ड का चुनाव कर लिया है, क्योंकि आदेश देने वाला भाव वाक्य से निकलकर आया है। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड मी टू सिट इन माई क्लास एंड लर्न माई लेसन। तो कुल मिलाकर मैं समझता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब हम रूल नंबर थर्ड की तरफ आ जाते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच के वोकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का कर्म बना दिया जाता है। अब वोकेटिव केस का क्या नाउन होता है, जैसे आप देखेंगे, ही सेड वर्क हार्ड फ्रेंड्स। आप देखेंगे जो फ्रेंड्स है वो तो ऑब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, लेकिन यहां पर डायरेक्ट स्पीच में तो ऑब्जेक्ट है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको इनडायरेक्ट बनाते समय अपनी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में हम लगा देंगे एज एन ऑब्जेक्ट। तो आप देखेंगे फ्रेंड को यहां से हमने हटा दिया और इनडायरेक्ट बनाते समय हमने क्या कर दिया, क्योंकि ये वोकेटिव केस में आया हुआ है, ये एक विशेष स्थिति में आया हुआ है। तो इस स्थिति में जब कभी भी कोई कर्म आता है, कोई ऑब्जेक्ट आता है, तो हमने उसे इनडायरेक्ट बनाते समय अपनी रिपोर्टिंग वर्ब के जस्ट बाद में ही लगा देना होता है। तो डायरेक्ट स्पीच में था ही सेड वर्क हार्ड फ्रेंड्स, और हमने इनडायरेक्ट में क्या कर दिया, ही एडवाइज हिज फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स पहले बाद में था, अब हमने रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में ही लगा दिया है। तो जो रूल नंबर 3 है हमारा स्क्रीन के ऊपर, वो यही कहता है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच में वोकेटिव केस के नाउन आए हुए हैं तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय हमें रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देना होता है, जैसा इस वाक्य में हमने इसे बना दिया है। और बाकी तो जो चेंजिंग होती है वो कर ही दिया। जैसे यहां पर देखिए, इन सैड को हमने एडवाइज का इस्तेमाल किया है सैड टू के स्थान पर, क्योंकि एक सलाह देने वाला भाव आया था कि भाई मेहनत करो मित्रों। तो ये जो एक सलाह देने वाला भाव आया था, इसलिए हमने एडवाइज का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर टू का भी हमने इस्तेमाल किया। तो जो अन्य परिवर्तन होते हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन स्क्रीन के ऊपर जो रूल नंबर 3 है उसको आपने ध्यान में देना है कि अगर वोकेटिव केस के नाउन आएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब का हमें उसे ऑब्जेक्ट बना देना होता है। तो आशा करता हूं ये जानकारी है, सरल है, आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब रिपोर्टिंग स्पीच डू नॉट से प्रारंभ हो तो इसके परिवर्तन की भी 2 विधियां हैं। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबिड में बदल दिया जाता है। फॉरबिड का हिंदी में मतलब होता है मना करना।
तो इसका मतलब आप समझिए, अगर फॉरबिड शब्द आप लगाएंगे मना करना, तो आपको नॉट अलग से लगाने की जरूरत नहीं होती है, फॉरबिड में ही नॉट कवर हो जाता है। तो यही हमारा रूल नंबर ए है। यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबिड में बदल देना है अगर डू नॉट से प्रारंभ हुई है रिपोर्टिंग स्पीच तो, तथा रिपोर्टिंग स्पीच में आए हुए डू नॉट को समाप्त करके क्रिया से पहले टू लगा देना होता है। तो दो चीजें आपने ध्यान रखनी है, नॉट नहीं लगाना है, डू नहीं लगाना है इनडायरेक्ट में, वर्ब से पहले अपने टू का इस्तेमाल कर देना है, यानी वर्ब को इन्फिनिटिव मूड में लेकर आ जाना है। दूसरा जो रूल नंबर बी है उसे भी ध्यान से समझ ले, रिपोर्टिंग वर्ब सैड को भाव के अनुसार फिर वही ऑर्डर्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड में बदला जाता है, परंतु इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में से केवल डू हटता है और नॉट के बाद टू लगाया जाता है, इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत ही सरल सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जो स्क्रीन के ऊपर दी गई है कि भाई आपने फॉरबिड का इस्तेमाल करना है, डू नॉट को पूरी तरह से समाप्त कर देना है और वर्ब से पहले टू का इस्तेमाल कर लेना है, और भाव के अनुसार आपने ऑर्डर्ड, एडवाइजर, रिक्वेस्ट का इस्तेमाल कर लेना होता है। तो आशा करता हूं स्क्रीन पर जो जानकारी है ये आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट स्पीच का एक एग्जाम्पल देखते हैं। द पर्सन सैड टू द बॉय डू नॉट अब्यूज एनीबॉडी। आप देखेंगे डू नॉट अब्यूज एनीबॉडी, किसी को गाली मत दो, तो आप समझेंगे क्या किया गया। अब जब हम इसे इनडायरेक्ट में बोलेंगे द पर्सन फॉरबिड, अब देखिए डू नॉट हमने हटा दिया और किस चीज का इस्तेमाल किया, फॉरबिड, भाव के अनुसार किस चीज का इस्तेमाल किया गया, फॉरबिड, यानी मना करना, द बॉय लड़के को, और इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर फिर हमने वही जैसा हमने बोला कि भाई आप अपनी वर्ब से पहले टू का इस्तेमाल करेंगे। तो जो अब्यूज है, जो गाली देना वर्ड आया है अब्यूज, इससे पहले हमने किसका इस्तेमाल किया है, टू का इस्तेमाल किया गया है। तो यही बेसिक चीजें होती हैं जिसे हमें ध्यान में रखना होता है। तो कुल मिलाकर जो हमने रूल बताए पिछली स्क्रीन पर वो यहाँ पर अप्लाई किए गए हैं कि जी हमने डू नॉट को हटा दिया है, फॉरबिड का हमने इस्तेमाल कर लिया है और अपनी वर्ब से पहले हमने टू का भी इस्तेमाल कर लिया है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी भी आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। रिपोर्टिंग स्पीच जब नेवर से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज में बदल देते हैं और नेवर तथा क्रिया के बीच में टू का प्रयोग हम किया करते हैं। अब इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझे तो ज्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। योर ब्रदर सैड टू द बॉय डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब जब हम इसे इनडायरेक्ट बना रहे तो क्या किया, योर ब्रदर एडवाइज द बॉय नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। तो आप देखिए क्या क्या परिवर्तन किए गए, वही परिवर्तन किए गए जो रूल नंबर 5 कहता है कि भाई एक तो चीज ये है कि कभी भी अपना समय बर्बाद मत करो, नेवर वेस्ट योर टाइम, नेवर वेस्ट योर टाइम। ये वाक्य इस रूप में भी बोला जा सकता था कि नेवर वेस्ट योर टाइम, योर ब्रदर सैड टू द बॉय नेवर वेस्ट योर टाइम। तो हमने क्या करना है कि इस नेवर को या यहाँ पर एज ए डू नॉट को, इन चीजों को हटा देना है और इसके स्थान पर क्या लगाना है, यहाँ पर हमने लगाना है, पहले तो देखना है भाव कैसा है। सैड टू के स्थान पर हमने देखा है भाव के अनुसार सलाह दी गई है तो हमने एडवाइस का इस्तेमाल कर लिया। किसको सलाह दी गई है, ऑब्जेक्ट को लगा दिया, द बॉय को। उसके बाद में हमने डू शब्द को हटा दिया और किसका इस्तेमाल किया है, नॉट का इस्तेमाल किया गया है। और जैसा ऊपर रूल में बताया गया टू का इस्तेमाल करता है और अपनी क्रिया को जोड़ देना है, अपनी वर्ब को जोड़ देना है। तो हमने टू का इस्तेमाल किया है इन्फिनिटिव मूड में लाने के लिए वाक्य को, और फिर अपनी क्रिया यानी वेस्ट, व्यर्थ करना, नष्ट करना, इस शब्द को हमने जोड़ दिया है। और बाकी जो चेंजिंग होती है योर टाइम को हमने हिज टाइम में परिवर्तित कर लिया क्योंकि ये तो करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि और सभी नियमों का हमें पालन करना ही पड़ता है। बाकी जो स्क्रीन के ऊपर रूल दिया गया है उसके अनुसार हमने इतना ही ध्यान देना है कि यदि वाक्य की शुरुआत नेवर से हुई हो, यहाँ पर डू नॉट के स्थान पर नेवर भी लगाया जा सकता है। अगर वाक्य की शुरुआत नेवर से हुई हो तो हम जब उसे इनडायरेक्ट बना रहे होते हैं तो हमें नॉट और क्रिया के बीच में टू का इस्तेमाल कर देना होता है। तो हमने नॉट और क्रिया के बीच में टू का यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब रिपोर्टिंग स्पीच में सर, प्लीज, काइंडली आदि शब्दों का प्रयोग होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। आप इसको, इन शब्दों को तो पहले ही से आप बार बार सुनते आए हैं, पहली क्लास से बच्चे एप्लीकेशन में भी लिखते रहते हैं, सर है, प्लीज है, काइंडली है। ये क्या चीज़ें, एक प्रकार की प्रार्थना, एक प्रकार की रिक्वेस्ट, ये चीज़ें प्रदर्शित करती हैं, ये शब्द प्रदर्शित करते हैं। और क्योंकि ये शब्द कोई रिक्वेस्ट प्रदर्शित करते हैं इसलिए रिपोर्टिंग जो हमारी वर्ब आती है उसको हमने रिक्वेस्टेड में बदल देना होता है। जैसा आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं, शी सेड टू रीना काइंडली हेल्प मी। अब शी रिक्वेस्टेड रीना टू हेल्प हर,
तो आप देखेंगे हमने सेड टू को, क्योंकि काइंडली वर्ड आया है, सीधे सीधे ये वर्ड आया है, तो हमने सेड टू के स्थान पर किसका इस्तेमाल किया है, रिक्वेस्टेड का इस्तेमाल किया है। तो ऐसे ही आपने भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड शब्द को जोड़ देना है। अगर डायरेक्ट स्पीच में सर, काइंडली, प्लीज जैसे शब्द आप देखते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 7 क्या कहता है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में इफ से प्रारंभ होने वाले क्लाउज में सलाह का भाव है तो इनडायरेक्ट स्पीच में शुड का प्रयोग हमें करना चाहिए। अब शुड का मतलब ऐसे करना चाहिए होता है, ऐसे सभी भाव जिसमें हमें कुछ चीज़ें नैतिकता के आधार पर बताई जाती हैं, वहाँ पर हम शुड मॉडल्स का इस्तेमाल एज ए मॉडल इस्तेमाल किया करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा रूल कहता है वो ये कहता है कि यदि जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखे हुए शब्द हैं वो इफ से प्रारंभ होते हैं, सलाह का भाव देते हैं, तो हमें शुड का प्रयोग करना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, द ब्रदर सैड इफ यू सफ़र फ्रॉम कोल्ड एंड कफ कंसल्ट ए डॉक्टर श्योरली। अब देखिए इनडायरेक्ट में हमने क्या किया, पहली बात तो हमें देखना पड़ेगा सैड के स्थान पर हम क्या लगाने वाले हैं, क्योंकि सलाह दी गई है तो सैड के स्थान पर हमने लगाया है एडवाइज, द ब्रदर एडवाइज्ड। उसके बाद इफ आई सफर, आप देखेंगे यू के स्थान पर तो हमें आई का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि यू जो है वो हमने बता दिया यहाँ पर हमारा जो यू है इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर वो छिपा हुआ रहता है, और यू आई के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो आई का जो प्रोनाउन होता है वो आई ही होता है, तो हमने आई ही लगा दिया। और आई सफर्ड फ्रॉम कोल्ड एंड कफ और आई शुड कंसल्ट ए डॉक्टर श्योरली। तो यही रूल बताया गया है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच इफ से प्रारंभ हुआ है और क्लाउज में जो वाक्य आया है उसके अंदर कोई सलाह देने वाला भाव है तो हमें शुड का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट में तो शुड नहीं था, लेकिन हमने इनडायरेक्ट में भाव के अनुसार शुड का इस्तेमाल करना होता है। जैसे हमने यहाँ पर कर लिया, आई शुड कंसल्ट ए डॉक्टर श्योरली, कि मुझे किसी डॉक्टर से निसंदेह सलाह लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो इनडायरेक्ट हम बनाते हैं भाव के अनुसार, क्लाउज के अनुसार हमें शुड का इस्तेमाल करना होता है। आशा करता हूँ ये जानकारी भी आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस लेट, ये शब्द का बार बार इस्तेमाल किया जाता है। इससे संबंधित कुछ नियम हम आपको पहले भी बता देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्ट में बदल दिया जाता है। अब देखिए प्रपोजल का अगर कोई भाव आया तो फिर हमने या इन दोनों में से कोई एक अक्षर लगा लेना होता है, तो प्रपोज हम लगा देंगे या सजेस्ट हम वर्ड लगा देंगे। दूसरी बात, इन्वर्टेड कोमा को हम हटा देंगे और उसके स्थान पर क्या लगाएंगे, दैट का हम इस्तेमाल करेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस में यदि लेट वाले वाक्य आए हैं तब ये नियम लागू होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट वाले वाक्य आए हैं तब ये सेंटेंस के नियम लागू होते हैं जो हम आपको बता रहे हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोजल या सजेस्ट में बदल देना, यानी सेड टू को आपने प्रपोज्ड या सजेस्ट में बदल देना है। और दूसरी बात, इन्वर्टेड कोमा हम हटाएंगे और उसके स्थान पर हम दैट लगा देंगे। तीसरी बात, जो ऑब्जेक्टिव केस के नॉमिनेटिव केस रहेंगे वी और दे में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार हम इन्हें चेंज कर देंगे। और चौथी बात, लेट को शुड में बदल दिया जाएगा और इसे वी और दे के बाद में लिख दिया जाएगा। तो ये चार चीजें हैं जिन्हें आप थोड़ा सा याद रखें। अब फॉर रिक्वेस्ट या प्रार्थना के लिए क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। आपने देखा कि जितने भी ऐसे वाक्य आ रहे हैं जिसमें प्रार्थना का भाव होता है हम सीधे सीधे सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगा देते हैं। दूसरी बात, लेट को टू लेट में बदल देते हैं। इसका सीधा मतलब हो गया कि हमने इस वाली क्रिया को इन्फिनिटिव मूड में लेके आना है। अब ये जो वर्ड बार बार आता है इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं ये इन्फिनिटिव होता क्या है। तो हम बता दें, इन्फिनिटिव वर्ब का वह रूप होता है जिसका प्रयोग टू के बाद में या टू के साथ में किया जाता है। जैसे जितनी भी क्रियाएं होती हैं जिनका इस्तेमाल टू के बाद में हम करते हैं, जैसे यहाँ पर भी टू लेट का इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब है कि ये इन्फिनिटिव वर्ब है। तो इस तरह से जितनी भी क्रियाएं होती हैं जिनका इस्तेमाल हम टू के बाद में करते हैं, टू के साथ में करते हैं, उनको इन्फिनिटिव वर्ब बोला जाता है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब हम अपनी स्क्रीन पर आते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं क्योंकि प्रार्थना का भाव है। लेट को टू लेट में बदल देते हैं यानी इन्फिनिटिव मूड में ले आते हैं। और फिर लेट के स्थान पर दैट लगाना है। नाउन या प्रोनाउन के साथ में माइट बी अलाउड टू लिखकर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हमने लगा देनी होती है। तो ये जानकारी है जब भी काम की है जब हमारे डायरेक्ट स्पीच में कोई रिक्वेस्ट वाला भाव आया हुआ है तो हमें ये परिवर्तन करने होते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं।
कमांड वाले में क्या करना है, हमें आदेश देने वाले वाक्यों में क्या करना है, आदेश देने वाले वाक्यों में हमें रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में बदल देना होता है। आदेश देने वाले वाक्य में जो हमारा सेड टू वर्ड आएगा उसे हमने ऑर्डर्ड में बदल देना होता है, और लेट के स्थान पर दैट लगाना है। नाउन या प्रोनाउन के बाद हमें शुड का प्रयोग करना होता है। लेट के बाद हमें शुड का प्रयोग करना होता है, प्रोनाउन के बाद हमें शुड का प्रयोग करना होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का हिंदी में मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य, इनमें हमें क्या परिवर्तन करना होता है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच में रिक्वेस्ट और विश के अर्थ में या तो कोई प्रार्थना की गई हो या कोई इच्छा जाहिर की गई हो, तो उस स्थिति में डायरेक्ट स्पीच में अगर ये दोनों में से कोई भाव आया हुआ है तो उस स्थिति में इसके अर्थ में मे का प्रयोग हो तो हमें ऑप्टेटिव सेंटेंस हम उन्हें कहते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब सैड को या तो हम विश्ड बना देंगे या फिर हम कॉर्स बना देंगे या फिर हम प्रेड बना देंगे, तो इनमें से कोई एक अक्षर लगा दिया जाता है। इनमें बदलकर सेंटेंस को असर्टिव में बदलेंगे, जैसा हम बार बार बताते रहे कि इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है जी, उसको हटा दीजिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए। और दूसरी बात यह है कि जो हेल्पिंग वर्ब आई है उसे सब्जेक्ट के बाद में लिखिए। वो जो चीज़ें हैं वो तो हैं ही हैं, उसके साथ में यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर जो जानकारियाँ दी गई हैं कि अगर कोई इच्छा सूचक वाक्य, कोई ऑप्टेटिव सेंटेंस आता है जिसमें कोई प्रार्थना वाला भाव है या विश वाला कोई भाव है, तो हमें सैड टू को विश्ड में बदल देना है या कॉल्स या प्रेड में बदल देना है। और दूसरी बात यह है कि अपने सेंटेंस को असर्टिव मूड में लेके आना है। इसके साथ साथ हमें दैट को अभी इस्तेमाल करना है, और इंटरजेक्शन जो ये यहाँ पर निशान है ये फुल स्टॉप वाला, इसको भी हटा देना होता है। इसके साथ साथ शुभकामना व्यक्त करने के लिए हम विश का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो वर्ड आया कर्स यानी श्राप देना, किसी के लिए कोई बुरी बात कहना, इस तरह के शब्दों का भी हम इस्तेमाल करते हैं यदि वाक्य रिपोर्टिंग स्पीच में इस प्रकार का भाव निकल कर आता है। तो रिक्वेस्ट टू गॉड के लिए प्रेड का प्रयोग किया जाता है। रिक्वेस्ट टू गॉड है या कई लोग रिक्वेस्ट टू अल्लाह करते हैं, तो भगवान करते हैं, तो जो भी ईश्वर के लिए यहाँ पर वर्ड आया उसके लिए आपने प्रेड का इस्तेमाल कर देना होता है सीधे सीधे सारे ही वाक्यों में। इसके साथ साथ रिपोर्टेड स्पीच में गुड या गुड बाय का प्रयोग होता है, तो सैड के स्थान पर बैड का प्रयोग करते हैं। जैसा हम पिछली प्रेजेंटेशन में भी इस वीडियो सीरीज की आपको बता चुके हैं कि यदि कोई फेयरवेल वाला भाव आता है, कोई विदाई वाला भाव आता है, गुड नाइट आता है, या किसी से विदा लेने बाय बाय वाला भाव आता है, गुड बाय वाला भाव आता है, जब भी हम किसी से विदा लेने वाला भाव रखते हैं तो हमें क्या करना होता है, सैड के स्थान पर बैड शब्द का इस्तेमाल करना होता है। ये वाला बैड, BADE, ये वाला बैड शब्द का हमने इस्तेमाल करना होता है। तथा गुड मॉर्निंग अगर आया, गुड मॉर्निंग का मतलब हम सरल शब्दों में कहें अभिवादन वाला वाक्य। आप किसी से गुड मॉर्निंग करते हैं, गुड आफ्टरनून करते हैं, गुड इवनिंग करते हैं, जब मिलते हैं तभी तो करते हैं ना, और मिलने पर जो किया जाता है हिंदी में उसे अभिवादन बोलते हैं। तो अगर किसी का आप अभिवादन कर रहे हैं तो उस स्थिति में आपने गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून इन शब्दों के स्थान पर, सैड टू के स्थान पर विश्ड शब्द का आपने इस्तेमाल करना होता है। तो आशा करता हूं ये जानकारी भी आपको समझ में आई होगी जो स्क्रीन के ऊपर दी गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस इन शब्दों को हिंदी में बोला जाता है विस्मय आदि बोधक वाक्य। विस्मय आदि बोधक वाक्य, इस प्रकार के जो शब्द हुआ करते हैं जिसमें एकदम से अचंभित हो जाते हैं, एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं, या तो खुशी में डूब जाते हैं या फिर गम में डूब जाते हैं या फिर आनंद में डूब जाते हैं। जब इस प्रकार के एकदम से होने वाले भाव आते हैं, जैसे लॉटरी निकल गई, एकदम से व्यक्ति खुश ओए, तो इस प्रकार के जो भाव आते हैं जिसमें हम एकदम से या तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं या फिर एकदम से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं या फिर एकदम से बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, उन्हें विस्मय आदि बोधक वाक्य या फिर एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बोला जाता है। अब जब इस तरह के वाक्यों की बात आती है तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में इनके कौन से रूल होते हैं उसको हम समझाते हैं। इंटरजेक्शन को समाप्त कर देना होता है क्योंकि इनके भाव तो रिपोर्टिंग वर्ब से स्पष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात, इंटरजेक्शन हुर्रा, इस प्रकार से जॉय, जब इस तरह का शब्द होता है, इंग्लिश में लिखा गया होता है हुर्रा, तो इससे पता चलता है कि आनंद देने वाली बात है। दूसरी बात है, अगर अलास वर्ड आता है इंग्लिश में तो इसका मतलब है ये कोई सौरो यानी दुख देने वाली बात है। इसके साथ साथ व्हाट या हाउ से, इस तरह के शब्दों से हमें पता चलता है कि कोई सरप्राइज, कोई आश्चर्य वाली बात है। तथा ब्रोवो, इससे हमें अप्रूवल प्रकट होता है कि किसी चीज़ की सहमति मिल
गई है। तो सीधे सीधे इस लाइन के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसे आपने समझ लेना चाहिए कि हुर्रा से हमें जॉय, अलास से हमें दुख, व्हाट ए या हाउ से हमें सरप्राइज तथा ब्रावो से अप्रूवल प्रकट होता है। इसके साथ साथ इन चीज़ों को केवल समझना ही नहीं है कि इन चीज़ों को हमें यूज भी करना होता है। हमने किन शब्दों का इस्तेमाल करना है? हम सैड टू के स्थान पर इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, आनंद की स्थिति में इनडायरेक्ट बनाते समय हमने लगाना है एक्सक्लेम्ड विद जॉय। दुख की स्थिति में इनडायरेक्ट बनाते समय हमें लगाना है एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। आश्चर्य की स्थिति में हमें लगाना है एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विद अप्रूवल। तो इस तरह से हमने इन शब्दों का इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि हमने केवल स्क्रीन पर दे दिया, आपने रटा, हाँ जी समझ में आया, नमस्ते बाय बाय। नहीं, जैसे ही आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं तो इनका इस्तेमाल करना भी आपको आना चाहिए। इसलिए इस पूरी वीडियो प्रेजेंटेशन में जगह जगह पे जितनी संभव हो सकती है हमने ज़्यादा से ज़्यादा वाक्यों का एग्जाम्पल भी लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन्वर्टेड कोमास को दैट में बदल दिया करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, उसके स्थान पर कंजक्शन दैट का इस्तेमाल हम कर देंगे। दूसरा, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये वाला जो चिन्ह आता है इसे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन बोला जाता है, इसको हटा देना है और उसके स्थान पर हमने क्या लगा देना है? फुल स्टॉप का इस्तेमाल हमने कर लेना होता है। पर्सन और टेंस का परिवर्तन असर्टिव वाक्यों की तरह ही होता है। वो डिपेंड करता है, जैसे हमने बता दिया, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो कोई परिवर्तन नहीं करना, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है तो टेंस के नियमों के अनुसार ही आपने परिवर्तन करने होते हैं। तो आशा करता हूँ स्क्रीन पर जो जानकारियाँ दी गई हैं ये आपको थोड़ी सी सही लेकिन समझ में जरूर आई होंगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब सैड के स्थान पर परिवर्तन करने के निम्न प्रकार से किए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे, यदि प्रसन्नता प्रकट की गई है, वो मैंने अभी आपको पहले भी बता दिया और उसके एग्जाम्पल जैसा मैंने बोला जो संभव हो सकते हैं वो हम कर रहे हैं कि यदि प्रसन्नता प्रकट की गई है तो किस प्रकार से हमने करना है? एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट। डिलाइट भी आप समझते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, आनंद में हो जाना, मंगलमय हो जाना जी, इन शब्दों का हमने इस्तेमाल करना होता है। जैसे आप डायरेक्ट स्पीच का वाक्य पढ़े, ही सैड हुर्रा आई हैव पास द एग्जामिनेशन, वाह वाह मैंने एग्जामिनेशन पास कर लिया है, ये खुशी की बात हुई ना। तो इस प्रकार से डायरेक्ट बनाते समय जब कभी भी कोई खुशी का भाव आएगा तो आपने उसे इनडायरेक्ट किस प्रकार से बनाना है वो समझने की बात है। देखिए, इनडायरेक्ट हमने किस रूप में बना दिया? ही। अब सैड के स्थान पर हमने लगाया क्योंकि प्रसन्नता का भाव है, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट। आप यहां पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय भी लगा सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब होता है। एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, फिर हमने इन्वर्टेड कोमा हटा दिया, दैट का इस्तेमाल किया और टेंस के नियमों के अनुसार वाक्य को परिवर्तित करते हुए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या लिख दिया? ही हैड पास द एग्जामिनेशन। तो समझने की बात केवल इतनी है इस स्क्रीन के ऊपर कि यदि कोई प्रसन्नता का भाव लिए हुए वाक्य आएगा डायरेक्ट स्पीच के अंदर जिसमें हुर्रा शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो फिर आपने उसे इनडायरेक्ट बनाते समय एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट या फिर एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिख देना होता है। आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि शोक वाला भाव आएगा जी, कोई दुख वाला भाव आएगा, तब हम क्या करेंगे? देखिए, दुख वाले भाव में आपको एक्सक्लेम्ड विद सोरो शब्द का इस्तेमाल करना होता है या फिर आप इसके स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द स्टूडेंट सेड अलास माई फ्रेंड इज डेड। दुख की बात है, मेरा जो दोस्त है वो मर गया या मृत्यु हो गई। तो यहां पर क्या है? एक दुख का भाव प्रकट होता है और जब कभी भी वाक्य में दुख का भाव प्रकट होता है तो हम क्या करते हैं? इनडायरेक्ट बनाते समय सैड टू अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को किस रूप में परिवर्तित करते हैं? द स्टूडेंट एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। या तो आप एक्सक्लेम्ड विद सॉरो कर देंगे या फिर जैसा हमने बताया एक्सक्लेम विद ग्रीफ भी कर सकते हैं। बाकी टेंस के नियमों के अनुसार वाक्य में परिवर्तन कर देंगे, दैट हिज फ्रेंड वाज डेड। बाकी का तो हमने वैसे नियमों के अनुसार परिवर्तित कर दिया है। तो कुल मिलाकर स्क्रीन के ऊपर जो जानकारियां दी गई हैं वो इतनी सी हैं कि यदि वाक्य में रिपोर्टिंग स्पीच में प्रसन्नता का भाव आएगा तो आपने एक्सक्लेम विद जॉय या एक्सक्लेम विद डिलाइट कर देना है और यदि शोक प्रकट करने वाला कोई भाव आएगा तो आपने एक्सक्लेम विद सोरो या एक्सक्लेम विद ग्रीफ कर देना है सैड के स्थान पर, रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर। आशा करता हूं स्क्रीन पर दी गई ये भी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि प्रशंसा की गई है, प्रशंसा जनरली लोग करते नहीं है किसी की, लेकिन यदि की गई है तो फिर क्या हम करेंगे उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। यदि प्रशंसा की गई है तो प्रेज्ड या एप्लॉड इस प्रकार के शब्दों का हम इस्तेमाल किया करते हैं।
जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया, द आर्मी सेड ब्रावो वी हैव वॉन, और जब हमने इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर लिया तो क्या हो गया, द आर्मीज एप्लॉयड दैट दे हैड वॉन। तो आप देखिए ये क्या है, एक प्रकार की प्रशंसा का भाव लिए हुए वाक्य है, इसीलिए हमने सैड के स्थान पर एप्लॉडेड शब्द का इस्तेमाल किया है। आप इसके स्थान पर प्रेज्ड PRAISED इस शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी पूरी तरह से ठीक माना जाएगा। दूसरी बात हम आते हैं व्हाट ए या हाउ। व्हाट ए या हाउ से अधिकता प्रकट होती है, आश्चर्य प्रकट होता है, इसलिए इनके स्थान पर वेरी या ग्रेट का भी प्रयोग किया जाता है। यदि व्हाट ए या हाउ के बाद नाउन लगा हो तो उसे ग्रेट में बदल देते हैं, परंतु उसके बाद एडजेक्टिव लगा हो तो उसे वेरी में बदल दिया जाता है। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सैड को एक्सक्लेम्ड में हम बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सैड को हम एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं और उसके साथ में किसका इस्तेमाल किया जाता है, विद सरप्राइज, क्योंकि हमने बता दिया व्हाट ए या हाउ, इन शब्दों से हमें पता चलता है कि आश्चर्य वाला भाव आया है, इसलिए जब हम उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या करना होता है, सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज शब्द का इस्तेमाल करना होता है, जैसा नीचे लिखा गया है। रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम विद सरप्राइज में बदल देना होता है। तो स्क्रीन पर जो जानकारियां दी गई हैं कि भाई यदि प्रशंसा का भाव आएगा तो आपने एक्सक्लेम्ड विद प्राइज कर देना है या फिर एक्सक्लेम विद अपलोडेड कर देना है। इसी प्रकार से यदि आश्चर्य वाला भाव आएगा तो आपने एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज कर देना है सैड टू के स्थान पर, रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर। आशा करता हूं ये जानकारी भी आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि किसी रिपोर्टिंग स्पीच में विभिन्न प्रकार के वाक्य हों तो वाक्य के प्रकार के अनुसार ही इनडायरेक्ट बनाने के नियमों का प्रयोग हमें करना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के वाक्य के पहले उसके अनुकूल रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना चाहिए और अंत में सब वाक्यों को मिलाकर एक साथ हमें लिख देना चाहिए। ये जानकारी कंफ्यूज करने वाली बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही सरल सी बात है। क्योंकि देखिए जब छोटी क्लास के बच्चे होते हैं, 5वीं में है, तीसरी में है, छठी में है, 7वीं में है, इस तरह की क्लासेज में जनरली जो सेंटेंसेस दिए जाते हैं स्कूल के अंदर, मूल रूप से गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, उसमें छोटे छोटे से वाक्य दिए जाते हैं ताकि जिन बच्चों का भी बेसिक बन रहा है, ग्रामर वो सीख रहे हैं, वो छोटे छोटे वाक्यों को कन्वर्ट कर लें। लेकिन जब हम बड़ी क्लासेज में आ जाते हैं जी, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं BA BCom करने लगते हैं, BSc करने लगते हैं, उस स्थिति में हमें छोटे छोटे से वाक्य कन्वर्ट करने के स्थान पर कई बार बड़े वाक्यों का एक पुलिंदा दे दिया जाता है कि इन वाक्यों को जी 10 वाक्य एक साथ मिक्स करके कहानी के रूप में लिख दिए गए हैं और इसे जरा आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो फिर आपने क्या करना होता है, उसके लिए ये स्क्रीन पर आपको जानकारी दी गई है और बहुत ही सरल चीज़ है। अगर आपने नियमों को सीख लिया, स्टेप बाय स्टेप आपने अभ्यास भी कर लिया, प्रैक्टिस भी कर ली, बहुत सारे एग्जाम्पल्स को आपने रिव्यू कर लिया है, सारी प्रैक्टिस आपने कर ली है, उसके बाद में आपने घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। 0%, 100% आप उसे ठीक प्रकार से हल कर सकते हैं। केवल आपने करना क्या है, आपने जो वाक्य ढेर सारे दिए गए हैं, एज ए पैराग्राफ दिए गए हैं, उनको छोटे छोटे वाक्यों में कन्वर्ट कर लेना होता है सबसे पहले। उसके बाद में आपने देखना होता है, हर फुल स्टॉप के बाद जनरली अलग अलग वाक्य आ जाते हैं और हर फुल स्टॉप के बाद अलग अलग वाक्य करके फिर आपने जब आपके अलग अलग वाक्य बन जाएंगे तो टेंस के नियमों के अनुसार, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के नियमों के अनुसार ही छोटे छोटे वाक्यों को पहले आपने सभी वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर लेना है और फिर सभी वाक्यों को एक साथ मिलाकर एक साथ में लिख देना होता है। डायलॉग वाले सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, डायलॉग वही है जिसमें हमने बोल दिया, डायलॉग वाले सेंटेंसेस में कई बार 2 लोगों के बीच में या 3 लोगों के बीच में आपस में संवाद हो रहा होता है, संवाद हो रहा होता है। क्योंकि संवाद हो रहा है तो हो सकता है 3 लाइन का, 6 लाइन का, 10 लाइन का वो चले, तो इसका मतलब ये होता है कि ये इस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं जो थोड़े से लंबे या बड़े लिखे जाते हैं। तो उनमें हमें क्या करना होता है, डायलॉग डायरेक्ट में होते हैं परंतु फिर भी उनमें इन्वर्टेड कोमा नहीं दिए जाते हैं, इसलिए देख लेना चाहिए कि वार्तालाप किस किस के बीच में हो रहा है तथा उनमें क्या संबंध है। जैसे आपने देखना होता है भाई, अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच में कोई वार्तालाप हो रहा है तो कई बार रेस्पेक्टेड या रेस्पेक्टफुल्ली इस तरह के शब्दों का हम इस्तेमाल कर लिया करते हैं। इसी प्रकार से जिस प्रकार के, अगर आप 2 मित्रों के बीच में बात हो रही है तो शायद आप रेस्पेक्टफुली शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वहां जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें डायरेक्ट में यही देखना होता है कि किन लोगों के बीच में बात हो रही है और उनके बीच में किस प्रकार का संबंध होता है। उसी आधार पर हमने अपने वर्ड्स
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट लगाते समय किन शब्दों का हम चुनाव करेंगे उसका फैसला करना होता है। साधारणतः जो पात्र बोलता है वह रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता होता है और जिससे बात कही जाती है वो ऑब्जेक्ट हुआ करता है। कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब नहीं दिया होता, कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब भी नहीं दे रखा। अब बार बार जितने भी ये आज तक हमने कम से कम इस वाली वीडियो सीरीज में चीज़ें आपको बताई हैं उसमें सब में जनरली 90% केसेस में हम रिपोर्टिंग वर्ब बार बार बोलते हैं। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब दी ही नहीं गई है तब आप क्या करेंगे? अगर रिपोर्टिंग वर्ब ही नहीं दी गई तो फिर आपने रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, वो तो दूर की बात है। फिर जो नियम लागू होते हैं कि जी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ही नहीं तब आप क्या करेंगे? कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब नहीं दिया गया होता है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब नहीं दिया गया होता तब ऐसी दशा में हम क्या करते हैं? भाव को देखते हैं, यानी सेंटेंस के सारांश को समझने की कोशिश करते हैं और जो सारांश के आधार पर रिपोर्टिंग वर्ब के जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखे हुए शब्द हैं उनके आधार पर उनके अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड, आस्क, रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड का प्रयोग हम करते हैं और एसेट्रा जैसा भाव रहेगा उस आधार पर हम किसी न किसी रिपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर आप समझ गए, सीधी सी बात है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब ही नहीं दी गई है तो फिर उस स्थिति में भाव को देखते हुए, सेंटेंस के भाव को देखते हुए हमें किसी एक अक्षर का इस्तेमाल कर लेना होता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब ना दी गई हो तो उसे पास्ट टेंस में हम बना दिया करते हैं। अगर नहीं दी है रिपोर्टिंग वर्ब तो हमें पास्ट टेंस में ही उसे बनाना होता है।